हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यूके स्पेशल घटना चक्र 2024 सीरीज का 15वां लेक्चर अपलोड करेंगे और साथ में पढ़ते हुए हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे ही थे। ये इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो आपका उत्तराखंड स्पेशल से कम 50 प्रश्न आने हैं और उसमें भी करंट का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। उस लिहाज से घटना चक्र 2024 का उत्तराखंड तथ्य सार का ये करंट अफेयर्स वाला पार्ट हम लोग आज कर रहे हैं। तो आइए आप पेपर और पेन लेके बैठिए और साथ में मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप एक एक लाइन में रिकॉर्ड लिखते चले जाइए। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ वन लाइनर उसको वन लाइनर फॉर्म में आप लिखते चले जाइए बस, और ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं उतना ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में भूकंप। तो मई 2024 की ये घटना है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। ठीक है, ये पूछ सकता है कि मई 2024 में उत्तराखंड के किस जिले में 3.1 का भूकंप दर्ज किया गया। आगे है प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर प्रवाह। प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर प्रवाह मई 2024 में भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर प्रवाह नामक एक पहल का प्रारंभ किया है। तो इसमें कौन सा मेजर पार्टनर कौन है? इसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन। और पहल का नाम क्या है? प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर प्रवाह। ये सब नोट करते जाइए, है ना। और बाकी जो मैंने हाईलाइट नहीं की है उनको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास किताब भी है। जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ उतना पार्ट आप लिखते चले जाइए। अगला है देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विस्तार। ठीक है, देहरादून हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विस्तार। ये परिवर्तन देहरादून से काठमांडू नेपाल तक संचालित होने वाली सीधी उड़ानों के साथ की शुरुआत के साथ होगा। ठीक है, अब से उत्तराखंड जो हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। और कहाँ, किस देश के लिए यहाँ सबसे पहले उड़ान संचालित होगी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें? तो वो है नेपाल का काठमांडू। देहरादून का ये जो हवाई अड्डा है इसका नाम है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन के 50 वर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, 1973 में आरंभ हुआ था उत्तराखंड में। पेड़ों से को कटने से बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक कर उनको कटने से बचाते थे। तो अब जो है दोबारा इस तरह के एक आंदोलन की उत्तराखंड में ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से पेड़ यहाँ पर कट रहे हैं, विकास की हमको विनाश के साथ कीमत न चुकानी पड़ जाए, इसके लिए आवश्यक है कि दोबारा चिपको आंदोलन जैसे एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाए। तो चलिए विषयांतर नहीं करते हैं और चिपको आंदोलन के 50 वर्ष को हल्का सा पढ़ लेते हैं हम क्या है। हाल ही में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हो गए। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 के प्रारंभ में हुई थी। इसका प्रारंभ हुआ कहाँ से था? चमोली जिले से, है ना। पहले उस समय उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ये एग्जैक्टली चमोली जिला है जहां पर 1973 में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा आप। अब आते हैं सद्भावना सम्मेलन उत्तराखंड। ये है टॉपिक। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाएं तट पर, हर की पैड़ी कहाँ है? हरिद्वार में है। बाएं तट पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो बस याद रखिएगा सद्भावना सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हर की पैड़ी। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण। अब ये एक ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो 2013 के समय, जब बहुत तगड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में। आपको याद होगा किस तरह से केदारनाथ पूरा तबाह उस समय हो गया था। तो उस आपदा के बाद कई जल विद्युत परियोजनाएं, एक जल विद्युत परियोजना जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण अब किया जा रहा है। उस जल विद्युत परियोजना का नाम है फाटा ब्यूंग जल विद्युत परियोजना। अब इसको दोबारा रीस्टार्ट किया जा रहा है, रिजुवनेट किया जाएगा। तो इसी के लिए एक MOU का हाल ही में समझौता एक उस पर हस्ताक्षर किया गया है। एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा बहुत। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड में हिमालय की ऊपरी गंगा क्षेत्र में एक जल विद्युत परियोजना के पुनर्निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो MOU मैंने गलती से बोल दिया था, उसको इग्नोर करें।
पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई ताकि दोबारा से उसको बनाया जा सके। यह परियोजना वर्ष 2013 की बाढ़ के दौरान पूरी तरह से बह गई थी, जिसमें लगभग 6000 लोग मारे गए थे। भ्रामक पातंजलि विज्ञापनों पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सर्वोच्च न्यायालय का सख्त निर्देश मिला है। इस बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा। ये लिथियम आयन बैटरीज और ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए फैसिलिटी यहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है। कहाँ पर स्टैब्लिश की जा रही है? उधम सिंह नगर जिला। जिला क्या है? उधम सिंह नगर। और जगह कौन सी है? सितारगंज। तो इसको आप याद रखिएगा, सितारगंज में लिथियम आयन बैटरियों और ई वेस्ट की रिसाइकलिंग की सुविधा स्टैब्लिश की जा रही है। और किस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके साथ इसके लिए समझौता हुआ है? उसका नाम है मेसर्स रेमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मेसर्स रेमाइन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, इसको याद रखिएगा। उधम सिंह नगर जिला याद रखिएगा, और उसमें भी पर्टिकुलर जगह कौन सी है? सितारगंज। यहाँ पर लिथियम आयन बैटरियों और ई अपशिष्ट के लिए जो रिसाइकलिंग सुविधा है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। अब आते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा मानस खंड एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानस खंड एक्सप्रेस की शुरुआत 22 अप्रैल 2024 को की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा IRCTC के साथ मिलकर उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये किस लिए है? कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानस खंड एक्सप्रेस नाम की एक नई पर्यटक ट्रेन प्रारंभ की गई है। तो मानस खंड एक्सप्रेस याद रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्पेशली है। मानस खंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटन ट्रेन 10 रातों 11 दिनों की एक विशेष यात्रा है। ठीक है, इसको बस अपने दिमाग में रखिए, सुन लीजिए, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। नोट सिर्फ आपको इतना करना है, कुमाऊं क्षेत्र के लिए इसको लागू किया गया है, इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया है। यात्रा के दौरान ट्रेन के बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टेशनों में पुणे, लोनावला, पनवेल, कल्याण, नासिक, जलगांव, भुसावल, खंडावा, इटारसी और रानी कमलापति शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के यात्रियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो मानस खंड एक्सप्रेस का शुभारंभ कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन बढ़ावा देने के लिए। आगे आते हैं तो आदि कैलाश। अब क्या है? आदि कैलाश और ओम पर्वत चोटियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की गई है। याद रखिएगा, आदि कैलाश और ओम पर्वत श्रेणियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की गई। किस जिले में? पिथौरागढ़ जिले में नैनी सैनी हवाई अड्डे से। पिथौरागढ़ जिले में, अब देखिए दो फैक्ट यहाँ बन सकता है। पिथौरागढ़ जिले से नैनी सैनी हवाई अड्डा, ये मैच करने के लिए आ जाएगा, तो मैचिंग आप याद रखिएगा कि नैनी सैनी हवाई अड्डा जो है पिथौरागढ़ जिले में है, और आदि कैलाश और ओम पर्वत चोटियों के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा का आरंभ किया गया है। अगला चलते हैं, अगला क्या है? ल्यूमिनस का सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश। ल्यूमिनस की बैटरीज आती है, हम जानते हैं। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में, कहां पर भैया? तो उत्तराखंड के रुद्रपुर में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो आप याद रखिएगा, ल्यूमिनस का सौर मॉड्यूल सुविधा कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका? उत्तराखंड के रुद्रपुर में सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश किया गया इस कंपनी द्वारा। बड़ा निवेश है। ठीक है, तो रुद्रपुर आपको याद रखना है। रुद्रपुर, एक और चीज क्या है? रुद्रपुर किस जिले में पड़ता है? आपको अगर याद आ रहा हो, रुद्रपुर पड़ता है उधम सिंह नगर जिले में, और ये उधम सिंह नगर का ये हेडक्वार्टर भी है रुद्रपुर। तो रुद्रपुर से आपको क्या याद आएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, सौर मॉड्यूल सुविधा में निवेश, 250 मेगावाट, और साथ ही याद आएगा कि उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर भी है। अब आगे आते हैं, उत्तराखंड की उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का आकलन करने हेतु विशेषज्ञ दल ये बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उत्तराखंड का ग्लोबल फेस्ट, अब आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड का जो ग्लोबल फेस्ट अभी हुआ था हाल ही में, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है भाई साहब ऋषिकेश में। ठीक है, तो ग्लोबल फेस्ट ऋषिकेश याद रखिएगा। ऋषिकेश पड़ता कहाँ है? आपको पता होगा, ऋषिकेश हमने पहले वीडियो में कवर किया था। ऋषिकेश जो है जनपद देहरादून में पड़ता है, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी हुआ था ऋषिकेश में ही। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऋषिकेश, उत्तराखंड का ग्लोबल फेस्ट ऋषिकेश। ये आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। दिलीप जावलकर उत्तराखंड के नए गृह सचिव बने हैं। तो भैया उत्तराखंड के नए गृह सचिव अगर पूछेगा एग्जाम में तो आंख बंद करके लगा के आओगे कि नहीं? कौन होंगे इसके? दिलीप जावलकर। अगला है, उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों हेतु केंद्र का आवंटन, ये छोड़ दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला है उत्तराखंड के बाजरा किसानों की आय में वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अध्ययन के अनुसार राज्य में बाजरा उगाने वाले 75% किसानों की आय में 10 से 20% की वृद्धि देखी गई। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार स्किमिंग कर लेते हैं ताकि कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे तो वो चीज याद आ सके आप। अगला उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। नए नियमों के मुताबिक 9 सदस्यीय वन पंचायत बनाई जाएगी। अच्छा, ये वन पंचायत बड़ी यूनिक संस्था है और ये सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती है। बड़ा लंबा ये खिंच गया भाई। इससे जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, जंगल की आग की रोकथाम, इको पर्यटन आदि में भाग लेने का अधिकार। मार्च 2024 में वन पंचायतों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में उत्तराखंड सरकार ने एक मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वन पंचायत संशोधन नियमों को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा जान लेते हैं, लेकिन इससे मेंस पे पक्का सवाल बनेगा। अभी तो हम इसको हल्के में देख लेते हैं, लेकिन इसको मेंस की जब मैं आपको पेपर 5, 6 और पेपर 1, 2, 3, 4 जब पढ़ाऊंगा तो उस समय इसको आपको डिटेल में कवर करूंगा। उल्लेखनीय कि वन पंचायत की अवधारणा कानूनी रूप से सीमांकित ग्राम वन जिनका प्रबंधन और उनके प्राकृतिक संसाधनों को ग्राम समुदायों द्वारा साझा किया जाता है, वर्ष 1921 में आरंभ हुई थी। तो वन पंचायत की अवधारणा कब आरंभ हुई थी? वर्ष 1921 में। मैंने पहले बताया आपको, महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर वन पंचायत प्रणाली लागू है। देश के किसी भी और हिस्से में ये अद्वितीय प्रणाली लागू नहीं है। अगला क्या है? ये एक ऐतिहासिक सामुदायिक वन प्रबंधन संगठन है जो वर्ष 1930 से संचालित हो रहा है। आगे क्या है? वर्तमान में राज्य में लगभग 11,000, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 11,217 वन पंचायत। ये बड़ी यूनिक सी बॉडी है, बड़ा यूनिक निकाय है, इसका फंक्शन भी बड़ा यूनिक है, इसलिए इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ वन पंचायत जो है वो उत्तराखंड में कितने हैं? टोटल 11,217। और यह नीति सर्वप्रथम देहरादून जिले में लागू की जाएगी और तत्पश्चात अन्य जिलों में विस्तारित की जाएगी। ये जो संशोधन किया गया है वन पंचायत अधिनियम में, वो नीति, नया संशोधन, परिवर्तन उत्तराखंड के देहरादून जिले में सबसे पहले लागू होगा, उसके बाद अन्य जिलों में से विस्तारित किया जाएगा। अब आते हैं उत्तराखंड के गोपेश्वर में विकास योजनाएं हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड के गोपेश्वर विकास योजनाएं अभी हाल ही में उद्घाटन और उनका शिलान्यास किया गया है। और भैया ये गोपेश्वर जो है वो चमोली का हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। जनपद चमोली के पुलिस मैदान में गोपेश्वर जो है जगह कहाँ पे? चमोली में। और ये एग्जैक्टली चमोली का हेडक्वार्टर है। रुद्रपुर कहाँ का हेडक्वार्टर हमने अभी देखा था ऊपर? उधम सिंह नगर का। तो इसी तरह गोपेश्वर हो गया चमोली का। तो ऐसे देखिए बहुत सारे फैक्ट आपके उत्तराखंड से, स्टैटिक पार्ट से भी आपके तैयार होते हुए चलेंगे। आप उसको किनारे साइड में इसको नोट करते चले जाइए अगर इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं तो। कर्णप्रयाग में हैंगिंग ब्रिज, इन परियोजनाओं में कर्णप्रयाग में एक हैंगिंग ब्रिज की बात की जा रही है, उसका भी शिलान्यास किया गया है। कर्णप्रयाग पे हैंगिंग ब्रिज, अगर ये पूछ देगा प्रश्न की हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर शिलान्यास किया गया? कर्णप्रयाग। इसके अतिरिक्त थराली विधानसभा में 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा की स्थापना और जनहित में थराली कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र की स्वीकृति दी गई है। ये सारे जो है कहाँ की बात हो रही है? ये सब बात हो रही है हमारी चमोली जिले की। तो ये थराली जो विकास खंड है आपका किसमें पड़ता है? थराली, इसका विधानसभा क्षेत्र भी है थराली। और याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए यह आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र। कौन सा? थराली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी कहीं नोट कर लीजिए। थराली जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है। और किसमें पड़ता है? ये चमोली में। देखिए थराली विधानसभा है, विधानसभा विकास खंड भी है थराली। थराली विधानसभा में 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा की स्थापना। तो थराली विधानसभा की 4 विकास खंडों में गौ संरक्षण सेवा की स्थापना। और जनहित में थराली कुलसारी में उत्कृष्टता केंद्र, तो उत्कृष्टता केंद्र पूछेगा कहीं तो वो थराली में है। अब आते हैं एशियाई विकास बैंक द्वारा टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण की स्वीकृति दी गई है। तो टिहरी में विकासात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है? तो आप याद रखिएगा इसमें पार्टनर कौन है? सेक्टर पार्टनर है इसका एशियन विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एडीबी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। और कितना पैसा दिया? 1,294 करोड़ रुपए की फंडिंग को स्वीकृति प्रदान की गई भैया, तो याद रखिएगा। मार्च 2024 में हुई घटना, एडीबी ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1,294 करोड़ रुपए की फंडिंग की स्वीकृति दी है। अब देख लीजिए, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन देख लेते हैं। प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए 7 परियोजनाओं की पहचान की गई, जिनमें शामिल है कोटी कॉलोनी से डोबरा चाठी पुल। ये डोबरा चाठी पुल इतना खूबसूरत है, टिहरी के आप आगे जाएंगे तो रात में लाइटिंग बिल्कुल जैसा लगता है कि आप विदेश में आ गए, इतना खूबसूरत पुल है ये डोबरा चाठी। तो ये डोबरा चाठी तक का जो रास्ता है कोटी कॉलोनी से 15.7 किलोमीटर ये लंबा रास्ता है।
ये पर्यटन सड़क है जिसमें समर्पित साइकिलिंग ट्रैक, व्यू पॉइंट और समर्पित हॉकर क्षेत्र भी होगा। ये पूरा क्षेत्र बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर फंडिंग जो है उसका असली यूटिलाइजेशन होगा। कोटी कॉलोनी से ढोबरा चाटी पुल तक, कोटी कॉलोनी से तिवार गांव तक 450 मीटर कांच के तले वाला पैदल यात्री झूला पुल। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई, क्योंकि कांच की फ्लोरिंग वाला, ग्लास फ्लोरिंग वाला 450 मीटर का पैदल यात्री झूला पुल यहाँ बनाया जाएगा कोटी कॉलोनी के तिवार गांव तक। तो याद रखिएगा ये। डोबरा चाटी में एक सांस्कृतिक हाट और उत्तराखंड वास्तुकला थीम पार्क। इसके अलावा डोबरा चाटी में एक सांस्कृतिक हाट और उत्तराखंड वास्तुकला थीम पार्क। ये सब टिहरी जनपद की बात हो रही है, ये आप याद रखिएगा। तो ये सारा जो एडीबी का विकास कार्य है टिहरी में होना है 1294 करोड़ रुपए की लागत से। तिवार गांव में ग्रामीण बुनियादी ढांचे का उन्नयन और टिपरी मदन नेगी में नई रोपवे परियोजना। ठीक है, चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एशियाई विकास बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ष 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 15.6, यानी जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं इसके एडीबी के। भारत 6.3% है, तीसरे नंबर पर। मुख्यालय इसका क्या है? मनीला, फिलीपींस में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबा। एक क्वेश्चन नोट करके रख लो कि आएगा, ये कंफर्म आएगा, हो सकता है डेटा ही पूछ दे। अगर यूपी वाला सिंड्रोम लगा, क्योंकि यूपी में भी बहुत सारे सवालों में डेटा ही पूछ देता है इनफैक्ट, कब कौन सा विधेयक अधिनियम बना, कब कौन सा विधेयक विधान परिषद से पारित हुआ, कौन सा विधानसभा से हुआ। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ बन सकता है। थैंक गॉड यहाँ विधान परिषद नहीं है, इसलिए आपसे सवाल सिर्फ ये पूछ सकता है कि किस डेट को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, या किस डेट को विधानसभा से ये पारित हुआ। तो 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह से ये विधेयक कानून बन गया। अब ये राष्ट्रपति ने क्यों इस पर हस्ताक्षर किया था? क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जब राज्यपाल किसी खास विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास सुरक्षित रख लेता है, उनको विचारार्थ भेज देता है, वो खुद उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, ऐसे में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके भेजते हैं। तो इसी तरह से इनके साथ हुआ है। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह से कानून का रूप इसने ले लिया। 7 फरवरी एक और डेट है, 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक को पारित किया गया। तो याद रखिएगा 7 फरवरी को पारित हुआ था और कितने मार्च को? 11 मार्च को ये फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन गया कानून। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी अपनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश है। तो एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप इसको। टेस्ट बेसिस पर संपूर्ण देश में यूसीसी लागू होने से पहले इस प्रदेश में यूसीसी का लागू होना एक तरह से परीक्षण है कि किस तरह से काम करेगा, लोगों की क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से उसको लेंगे। तो इस तरह उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां पर यूसीसी को 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया। 7 फरवरी को ये पारित हुआ था विधानसभा में और पहला राज्य बन गया। हालांकि गोवा में भी यूसीसी जैसा ही कानून लागू है, लेकिन एग्जैक्टली वो यूसीसी आप नहीं कह सकते, वो गोवा के स्वतंत्र होने से पहले से ही वो लागू था। वहाँ पर जब पुर्तगालियों के अधिकार में था गोवा, तब से वहाँ पर एक कानून था, पारिवारिक कानून, जो सामान्य पारिवारिक कानून, जिसमें सबके लिए बराबर की बात की गई थी। वहाँ पर कोई पर्सनल लॉ नहीं था किसी धर्म विशेष के लिए। तो ये बहुत पहले से लागू था, गोवा के आज़ाद होने से पहले। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो सबसे पहले देश में यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड ही है। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान अनुच्छेद 201 के तहत समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को अपनी सहमति दी। यूसीसी सामाजिक समानता के महत्व को सिद्ध कर समरसता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूसीसी पर मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, हम ये मेंस के लेक्चर के टाइम इसको ढंग से करेंगे। समान नागरिक संहिता 44 अनुच्छेद 44 में आपको पता ही है, भारत में यूसीसी वाला एकमात्र राज्य गोवा है जिसने वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाए रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। तो मैंने 1968 शायद गलती से बोल दिया, तो उसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर 1961 होगा। ठीक है,
तो 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के समय ही यहाँ पर पहले से ही गोवा नागरिक संहिता लागू थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये अनुच्छेद 201 के बारे में बताया है, मैंने पहले ही बता दिया था कि भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति दे सकते हैं, उस पर सहमति रोक सकते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड द्वारा रोजगारोन्मुख उद्योगों के लिए सब्सिडी। उत्तराखंड मार्च 2024 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगारोन्मुखी उद्योग स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 100 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी दी जाएगी, या तो 25% तक का आपको छूट मिलेगी, सब्सिडी दी जाएगी। जैसे नहीं कैशबैक हम लोग लेते हैं पेटीएम वगैरह पे, या कोई कूपन कोड मिलता है जिसमें या तो इतने रुपए तक की छूट मिलेगी या इतने % तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो उसी तरह का है कुछ मामला। उत्तराखंड सरकार ने अपने रोजगार ज़्यादा पैदा करने के लिए अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे जो रोजगार ओरिएंटेड यानी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें मदद देने के लिए 100 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का ऐलान किया है। इस नीति के तहत क्या है, पहाड़ों में 50 करोड़ रुपए की सीमा है और मैदानी इलाकों में 100 करोड़। मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है तो अब उत्तराखंड में आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कीजिए, अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी, और आपको उत्तराखंड सरकार जो है 100 करोड़ रुपए तक का आपको सब्सिडी दे सकती है। मतलब 100 करोड़ रुपए आप लगाएंगे, 100 करोड़ की सब्सिडी नहीं मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 25% मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की जिससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और लोग जो है सरकारी नौकरियों, वैकेंसीज़ के इंतज़ार में नहीं बैठे रहेंगे। तो इससे एक फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये नीति राज्य में 31 दिसंबर से, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी ये नीति राज्य में, और सब्सिडी 5 चरणों में दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया हाल ही में। ठीक है, इस समय खूब परियोजनाओं का शुभारंभ रोड शो के द्वारा मुख्यमंत्री ने खूब सारा पैसा प्रदेश में आकर्षित किया है, कहीं 35,000 करोड़, कहीं 20,000 करोड़, अभी आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा। तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में बॉक्स में दिया, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु राज्य के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों और कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है। मुख्य उद्देश्य इसके क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ऑप्शन में 4 दे देगा, उसमें पूछेगा इसके उद्देश्य में कौन से नहीं शामिल है। अब इसका मुख्य उद्देश्य देख लीजिए, मोटा मोटा देख लेते हैं। स्वरोजगार की सुविधा पहले तो, दूसरा क्या है, रोजगार हेतु जो होने वाला पलायन होता है एक जनपद से दूसरी जनपद, या उत्तराखंड राज्य से पहाड़ी भागों से जो मैदानी क्षेत्रों में लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में, उसको रोकना, स्वरोजगार की सुविधा देना। इसके अलावा बंजर जो भूमियाँ हो रही हैं उसको सोलर प्लांट लगाकर आय के साधन वहाँ पर आप विकसित करें, इसके लिए ये योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और सोलर पावर प्लांट के अतिरिक्त फल, सब्जी, जड़ी बूटी आदि के उत्पादन को बढ़ाना। अब आते हैं जिम कॉर्बेट टाइगर सफारी पर प्रतिबंध। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपको पता है उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क है, 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें एक है राजा जी और दूसरा है जिम कॉर्बेट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, टाइगर सफारी पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अब आते हैं हम लोग, अच्छा ये देख लेते हैं फैक्ट इसमें दिया है। अच्छा, कॉर्बेट नेशनल पार्क का फैक्ट दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक सवाल इससे बन सकता है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, हेली नेशनल पार्क, शुरुआत में इसका नाम रखा गया था, लेकिन बाद में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इस पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है वर्ष 1957 में। ये शुरू कब किया गया था, 1936 में, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और अगर हम देखें कॉर्बेट पार्क इन 2 जिलों में विस्तृत है, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, याद रखिएगा नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, PN से आप याद रखिएगा, 2 जिलों में विस्तृत है ये। आगे है उत्तराखंड में नई हेली सेवा का उद्घाटन।
और ये हेली सेवा कहाँ से कौन सी जगह को कहाँ से जोड़ेगी? हल्द्वानी को जोड़ेगी मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से। ठीक है, हल्द्वानी जो है, जैसे आप नैनीताल जब जाएंगे तो हल्द्वानी प्लेन है, वहां से फिर स्टार्ट होता है नैनीताल के लिए रास्ता। तो हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ी जाएगी, इस हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए जोड़ा जाएगा इन क्षेत्रों को। ये पहल किस लिए? ऑब्वियसली क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इन दूर दराज के क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना है। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष, अब ये देख लीजिए, छोटा सा डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, अब दिया है इसमें तो देख ही लेते हैं। 444 लोग टोटल मारे गए। याद करना बहुत आसान है, 444 है उत्तर। कितने लोग मारे गए टोटल मानव वन्य जीव संघर्ष से 2017 से अभी तक? 444। उत्तराखंड का 89,000 करोड़ रुपए का बजट, इस बार का बजट बहुत बड़ा था, विशालकाय बजट था उत्तराखंड का। 89,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार था टोटल मिला के। उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अपना बजट प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से लगभग, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे देगा, ये इधर उधर झांकते रह जाओगे, इससे बढ़िया कि लिख लो इसको, फिर न कहना सर बताए नहीं। ये पक्का आ रहा है, एक सवाल तो आएगा इससे जरूर उत्तराखंड के बजट से इस बार। 2022-23 में उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर थी पिछले वित्तीय वर्ष में, वो क्या थी? राष्ट्रीय औसत से लगभग 7.63% अधिक रही है, याद रखिएगा। बजट में विकसित भारत के 4 स्तंभों के प्रति समर्पण पर जोर दिया गया है। कौन कौन से 4 स्तंभ है? गरीबों का कल्याण, युवा सशक्तिकरण, कृषि पहल और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कि चार स्तंभ कौन कौन से हैं? गरीबों का कल्याण, युवा सशक्तिकरण, कृषि पहल और महिला सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे और कोई एक ऑड मैन आउट हो, उसमें से आपको छांटना होगा कि तीनों में से अलग कौन है। तो ये आपको चारों याद रखना है। अब चारों में कितने कितने रुपए का आवंटन हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो गरीबों के लिए भैया, गरीबों के कल्याण के लिए टोटल 56-58 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वो है लैंगिक विशिष्ट पहलों के लिए, और दूसरे नंबर पे आता है गरीबों के कल्याण के लिए। 4 स्तंभ कौन से? गरीब, युवा, कृषि और महिला। 4 शब्द आप याद रखेंगे, आपको चारों स्तंभ याद रखेंगे, गरीब, कृषि, युवा और महिला। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो लैंगिक विशिष्ट पहलों के लिए, ये देखिए, लैंगिक विशिष्ट पहलों के बजट में 14,538 करोड़ है। इसको कहीं लिख लीजिए, लैंगिक विशिष्ट पहल और आगे डैश 14,538। किसान केंद्रित योजनाओं के लिए 2,415 करोड़ रुपए, फिर आगे लिखिए किसान केंद्रित योजनाओं के लिए 2,415 करोड़ रुपए। युवा कल्याण, युवाओं के लिए, युवाओं पर आधारित केंद्रित योजनाओं के लिए लगभग 1,679 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये चारों को आप लिख लीजिए, गरीबों के लिए 56-58, युवा कल्याण 1679, किसान केंद्रित 2415 और लैंगिक विशिष्ट पहलें यानी जो किससे जुड़ता है आपका? महिला सशक्तिकरण से, उसके लिए 14,538 करोड़ रुपए। तो हो सकता है कि ये आ जाए, ये पक्का एक प्रश्न से आना है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। लैंगिक समानता पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय भी हाल में आया है, और ये निर्णय में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है, क्या कहा है? निर्णय ये है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि गर्भावस्था के आधार पर, यानी प्रेगनेंसी के दौरान पर या उसके बेसिस पर आप किसी भी महिला को रोजगार देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। भाई, अगर आप गर्भावस्था के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करेंगे तो महिलाएं तो आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाएंगी। ठीक है, श्रम बल में उनका योगदान कम होगा। इसलिए उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसने ये निर्णय सुनाया, ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि महिलाओं को गर्भावस्था के आधार पर उनको रोजगार देने से आप मना नहीं कर सकते। इसको याद रखिएगा, फरवरी 2024 का निर्णय है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये निर्णय किस पर बेस्ड है, ये कौन से वाद पर आधारित है? तो ये ऐतिहासिक फैसला मीशा उपाध्याय के मामले से प्रेरित था। उनके साथ क्या हुआ था? मीशा जी के साथ उन्हें प्रेगनेंसी के कारण नर्सिंग अधिकारी का पद देने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, तो मीशा उपाध्याय नाम याद रखिएगा। उच्च न्यायालय ने 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती महिलाओं को रोजगार के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य बताने वाले, यानी पहले नियम ये था कि अगर आप 12 सप्ताह या उससे अधिक की प्रेग्नेंट हैं
तो आपको अस्थायी रूप से अयोग्य बता दिया गया। राज्य सरकार बता देती थी पहले कि अस्थायी रूप से आप अयोग्य हैं, लेकिन अब ये खत्म हो गया। आप किसी को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित नहीं कर सकते सिर्फ इस आधार पर कि वो 12 सप्ताह या 12 वीक्स या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग किस पे, उत्तराखंड की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर। 13 फरवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, अजय टम्टा, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की उपस्थिति में उत्तराखंड के टनकपुर में 2217 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहां पर रखी है 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला? टनकपुर में। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये टनकपुर कहां पड़ता है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसको आप कहीं पे साथ में नोट कर लीजिए, टनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला यहाँ पर रखी गई उत्तराखंड के टनकपुर में। इसमें अलग अलग परियोजनाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? काठगोदाम से नैनीताल रोड को 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ा करना, काशीपुर से रामनगर रोड। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कंगार छीना सलमोड़ा मार्ग, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आधारित आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड सरकार में शुरू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आधारित आपातकालीन चिकित्सा सेवा एम्स में शुरू की गई है। कहाँ के एम्स में? ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से संचालित करने जा रही है उत्तराखंड सरकार शीघ्र ही। ये नई सेवा 150 किलोमीटर का कवरेज इसमें होगा। नई सेवा में 150 किलोमीटर के कवरेज दायरे के साथ प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत संचालित होगी। यानी ऋषिकेश में जो एम्स है उसके 150 मीटर के दायरे में जहाँ जो भी स्थान होंगे, जैसे हमारा देहरादून भी आता है, उसमें जो भी स्थान होंगे हर जगह से आपको हेलीकॉप्टर की ये सेवा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी बहुत जल्द। हरिद्वार में 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हरिद्वार में उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, 30 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरिद्वार में। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है भाई? उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी हैं? तो आप याद रखिए, इनका नाम है ऋतु बाहरी। ठीक है, देखिए नाम इनका बाहरी है, लेकिन उत्तराखंड में ये मुख्य न्यायाधीश बन गई, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। शपथ इनको किसने दिलाई होगी? ऑब्वियसली राज्य के जो राज्यपाल हैं अर्थात लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इनको, जस्टिस बाहरी को, इस पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड की नई फिल्म नीति, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। उत्तराखंड हिम तेंदुए की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि पूरे देश में उत्तराखंड जो है वो स्नो लेपर्ड्स की सबसे बड़ी दूसरी आबादी यहाँ पर स्नो लेपर्ड्स की। टोटल कितने स्नो लेपर्ड्स हैं? 124 हिम तेंदुओं की उल्लेखनीय आबादी दर्ज की गई है, जो कि लद्दाख के बाद दूसरे स्थान पर है। लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 124 उत्तराखंड में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 124 आपको स्नो लेपर्ड्स की संख्या है, और 24 प्रजातियां हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। किसकी? ब्रह्म कमल की। अगर आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गन्ने की किस्म का राज्य सलाहित मूल्य, यानी राज्य द्वारा परामर्श दिया गया जो मूल्य है वो है क्रमशः 375 रुपए और 365 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ने की अगेती और सामान्य किस्म का राज्य सलाहित मूल्य, सामान्य किस्म का आप याद रखिएगा 365 रुपए, यानी साल में जितने दिन है उतना ही इसका सामान्य सलाहित मूल्य है, SSP, स्टेट सपोर्टेड प्राइस। सॉरी, इट्स नॉट स्टेट सपोर्टेड प्राइस, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं? स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। देखिए SAP लिखा है, मैंने गलती से S पढ़ लिया था। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस वो क्या है? 365 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है गन्ने की सामान्य किस्म का, और 310 रुपए बढ़ा दिए गन्ने की अगेती का हो गया। ज्ञातव्य कि गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के स्तर पर तय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सीतावनी के नाम से जाना जाएगा, किसको जाना जाएगा?
पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को। तो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसका नाम क्या पड़ गया आपसे, सीतावनी। ये देखिए, उत्तराखंड सरकार ने पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। और अगर आपको ये देखना हो कि पवलगढ़ कंजर्वेशन, अगर आपको उत्सुकता हो रही कि कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पवलगढ़ कंजर्वेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व इसका नाम कर दिया गया है, और ये रामनगर वन प्रभाग है वहाँ पर नैनीताल का, ये उसके अंतर्गत आता है ये कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसमें क्या है, सीता माता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पर सीता माता लव और कुश के साथ रुकी हुई थी, अपने दोनों बेटों के साथ अयोध्या से जाने के बाद यहीं पर रुकी थी वो, कहा जाता है। तो यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम भी है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व पीसीआर, या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के नैनीताल, देखिए आ गया ना, उत्तराखंड नैनीताल जिले में पवलगढ़ अवस्थित है। दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था इसे, 2012 में संरक्षण रिजर्व बनाया गया था। रामनगर, देखिए भी आ गया, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के सुंदर विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जारी किया कैलेंडर। कैसे कैलेंडर? जनवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास में सूचना और लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर, इस कैलेंडर का जो शीर्षक है उसका है, नाम क्या है कैलेंडर का, सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड, ये कैलेंडर का नाम है, और इसका विमोचन किया पुष्कर सिंह धामी ने। अच्छा, इस कैलेंडर का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बनेंगे 5 हवाई अड्डे, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल इससे बन सकता है। 5 हवाई अड्डों कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? 5 हवाई क्षेत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है। कौन कौन सी जगह हैं? यह है गुंजी, दूसरा कालसी, तीसरा टनकपुर, चौथा घनसाली और 5वां नबी ढांग। तो ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर हवाई क्षेत्र विकसित किया जाएगा, हवाई अड्डे बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये 5 टोटल हवाई क्षेत्र विकसित करने की तैयारी में, और ये हवाई क्षेत्र कमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से नहीं होंगी, ये सिर्फ चीन के साथ हमारी जो सीमा पर एक तरह से संसाधनों की त्वरित डिलीवरी या तेज़ी से वहाँ पर मोबिलाइजेशन को संभव बनाया जा सके उसके लिए, ताकि युद्ध के समय और उस शांति काल में भी इनफैक्ट वहाँ पर तेज़ी से विकास कार्य हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर। हमारे युद्ध भी होता है तो तेज़ी से राहत सामग्री, युद्ध की सामग्री वहाँ पर तेज़ी से पहुँचाने के लिए, जैसे चीन अपने भारत से लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों को तेज़ी से उसने विकसित किया, इस तरह से भारत ने भी भारत सरकार भी बीआरओ के साथ मिलकर ये काम कर रही है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये 5 हवाई क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए टोटल 3 हवाई अड्डे ही हैं पूरे उत्तराखंड में। आपका कौन सा हो गया? देहरादून हो गया, दूसरा हो गया पंतनगर का। तो 3 कौन कौन से हो गया आपका? पहला हो गया देहरादून में जॉली ग्रांट हो गया, दूसरा है पंतनगर में है पंतनगर हवाई अड्डा। पंतनगर किस में पड़ता है? ऊधम सिंह नगर में, इसको याद रख लीजिए। और तीसरा आपका है पिथौरागढ़ हवाई अड्डा। तो ये 3 है जहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट संचालित होती हैं, और इन तीनों में से सिर्फ एक है देहरादून, जो अब जाके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। नेपाल से यहाँ सीधे फ्लाइट यहाँ से नेपाल के लिए जाने लगी हैं। तो ये 5 जो है उनका एक बार हम देख लेते हैं। 5 जो बीआरओ 5 नए हवाई अड्डे क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा है वो कौन से हैं? गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग। एक बार आप इनका एरिया देख लीजिएगा, और अगर आप कोशिश करिए, एक बार होमवर्क मान लीजिए इसको कि आपको देखना है नेट से और फिर बताना है। और नहीं, अगर चाह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम टाइम में बहुत मेहनत नहीं करनी है, तो मैं आपको फटाफट बता दूं कि गुंजी जो है, गुंजी और नबी ढांग, ये जो गुंजी हो गया और नबी ढांग, ये याद कर लीजिएगा। दोनों कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। कालसी फेमस है, देहरादून का है। ये एक और किस लिए फेमस है कालसी? कालसी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से अशोक का शिलालेख भी मिला हुआ है।
तो गुंजी और नवी ढांग ये दोनों कहाँ है? पिथौरागढ़ में। नवी ढांग इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये ओम पर्वत जो है उसका बेस कैंप माना जाता है, और ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी पड़ता है नवी ढांग। नवी ढांग विलेज, नवी ढांग जो यहाँ पर हवाई क्षेत्र जो बनाया जाएगा वो नवी ढांग में। ये किस में पड़ेगा? नवी ढांग आपके पिथौरागढ़ में। तो गुंजी और नवी ढांग पिथौरागढ़। घनसाली आपका हो जाएगा टिहरी, याद रख लिए। घनसाली मैच करने के लिए दे देगा 4, इधर दे देगा क्षेत्र और इधर लिख देगा जनपद, तो घनसाली को आप हमेशा मैच करिएगा टिहरी। टिहरी गढ़वाल जनपद में घनसाली है, घनसाली। और कालसी देहरादून। टनकपुर आपको पहले भी हम लोग टनकपुर देख चुके हैं, पहले किस में था? उधम सिंह नगर, टनकपुर। तो इस तरह से आपके 5 हवाई अड्डे आपको याद भी हो गए साथ साथ। अब है अगला, उत्तराखंड को आयुष के लिए एक मुख्य गंतव्य बनाने की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बाघों की जनसंख्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन, यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, इसलिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में बाघों की जनसंख्या क्या है? फिलहाल हो गई है 2022 में जो अंतिम गणना हुई थी उसके अनुसार 560 हैं टोटल बाघ उत्तराखंड में, और ये इनमें 314% की टोटल वृद्धि हुई है। कब से हुई भैया? 2006 से। 16 सालों में ये बढ़ के कितने हो गए? तकरीबन 314% वृद्धि हुई, और ये 560 हो गए। 178 थे 2006 में, तो बहुत तेज़ी से में वृद्धि हुई है, अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? 2017 से लेके अभी तक टोटल कितने वन्य जीव और मानव संघर्ष में मारे गए लोग? 444, वो अलग हटा दीजिए। खैर, फिलहाल बस आपको याद रखना है कि 560 है टोटल आबादी उत्तराखंड में बाघों की। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में उत्तराखंड राज्य में आईपीसी के तहत 86% अपराध सुलझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दीजिए। साहसिक पर्यटन में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, साहसिक पर्यटन में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। साहसिक पर्यटन में देश की पहली हिमालयन एयर सफारी का उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। एक तो साहसिक एडवेंचर एक्टिविटीज पर्यटन में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये किसने दिया ये पुरस्कार? एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ATOAI द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। देश की पहली हिमालयन एयर सफारी का उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ है, और इस तरह जायरोकॉप्टर है एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। अगला है एशियाई विकास बैंक का उत्तराखंड राज्य से $200 मिलियन का समझौता हुआ है, ADB का। किस लिए हुआ है भाई ये? नई दिल्ली में एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में बिजली व्यवस्था और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए, तो बिजली व्यवस्था के मद्देनजर, बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड में ADB ने $200 मिलियन का समझौता किया है, ऋण समझौता, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, $200 मिलियन। मिनी गैस एजेंसी योजना, मिनी गैस एजेंसी योजना किस लिए है ये? इसमें क्या है कि 2016 में जो उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों को पहली बार सिलेंडर तो पहुंचा था, लेकिन दूसरी बार सिलेंडर भरवाने के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये योजना बनाई, मिनी गैस एजेंसी योजना। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में LPG सिलेंडर खत्म होने पर उन्हें फिर से भरने के लिए मिनी गैस एजेंसी योजना शुरू की है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में LPG सिलेंडर खत्म होने पर उन्हें फिर से भरने के लिए। मिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं करेंगी। इन्हें ईंधन सखी नाम दिया गया है, ठीक है। SHGs की जो महिलाएं होंगी संबंधित गांवों की, जहां पर जरूरत है LPG की, वहां पर ईंधन सखियों को तैनात किया गया है। और ये योजना पायलट तौर पर 4 जिलों में शुरू की जाएगी, पायलट तौर पर 4 जिलों में शुरू की गई है। धीरे धीरे अन्य योजनाओं जिलों में भी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में जान लें। 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए नारे के साथ ये स्टार्ट हुई थी। ज्वालापुर में यूनिटी मॉल, सभी राज्यों की एक एक दुकान। ज्वालापुर यानी कहाँ पड़ता है ये? हरिद्वार में। ये यहाँ पर यूनिटी मॉल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ज्वालापुर में यानी हरिद्वार में एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा 164 करोड़ रुपए की लागत से, और देश के सभी राज्यों की एक एक दुकानें यहाँ पर होंगी। और इससे क्या होगा? इस मॉल को खुलने से उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी।
अगला क्या है, टिहरी झील विकास परियोजना, और ये परियोजना पर लागत आएगी लगभग 7708 करोड़ रुपए की लागत रहेगी। अगला है, देख लीजिए, उत्तराखंड के राज्य में 10 निजी विश्वविद्यालय, 3 नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं, खोले जाएंगे। ठीक है, तो 10 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और 3 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। एनर्जी कॉन्क्लेव में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमयू पर हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही दिन में। अच्छा, ये देख लो भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल पक्का इससे आना है, बस ये मत कहना बाद में सर बताया नहीं, एकदम कंफर्म है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग पाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अब तक क्या है, टोटल उत्तराखंड के 27 उत्पादों को, ये बात हो रही कि एक दिन में 18 जीआई टैग मिले, लेकिन उसके पहले भी 9 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो टोटल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, एक दिन में 18 और उसके पहले के 9। अब फटाफट इनको पढ़ लेते हैं, कौन कौन से 18 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। जिनको भौगोलिक संकेतक शब्दावली से दिक्कत हो रही है, वो उसकी एक परिभाषा हल्की फुल्की जान लें कि एग्जैक्टली भौगोलिक संकेतक होता क्या है। ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर है, और ये किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या किसी जोग्राफिकल लोकेशन में उत्पन्न होने वाले उत्पादों या बनने वाले उत्पादों को दिया जाता है, जिसमें वहाँ की विशिष्ट विशेषताएं जो है वो शामिल होती हैं। तो उनकी पहचान के लिए उन्हें भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है, जीआई प्रदान की जाती है। ठीक है, तो मतलब इसका एक तरह का ट्रेडमार्क हो गया कि उसी इलाके में वो चीज़ें बनती हैं, एक तरह से पहचान हो गई। जैसे अगर मखाने की हम बात करें, मखाना कहाँ है, मिथिला का जो बिहार का मखाना, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इस तरह से 18 जीआई टैग्स जो है, 18 उत्पादों को उत्तराखंड के एक दिन में जीआई टैग दिया गया। मतलब दुनिया में ये उत्पाद यहीं के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, और इसी जीआई टैग को, अगर आपको याद होगा, जीआई टैग को ही पहचान प्रदान करने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ था 1999 में, जिसका नाम था वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। तो आप ये छोटी मोटी चीज़ें आप जो है याद रखिए, भौगोलिक संकेतक से जुड़ी हुई। और इससे फ़ायदा क्या है भाई, अगर किसी सामान को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग आप दे देते हैं, तो कोई अन्य निर्माता वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी अन्य स्थान पर कोई और अन्य निर्माता है, प्रोड्यूसर है, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बना के और यहाँ के नाम का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको रोकता है कौन सा, हमारा 1999 वाला एक्ट। तो इस तरह से क्या हुआ, राज्य के 18 उत्पादों को जीआई भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं शामिल, ये एक बार देख लीजिएगा भैया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस बार के लिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने, कहीं से कुछ भी पूछ देगा, राज्य आयोग का कोई भरोसा नहीं। उत्तराखंड छोला, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा, लाखौरी मिर्च, बेरीनाग चाय, सब यहीं का है। बुरान शरबत, रामनगर, नैनीताल लीची, रामगढ़ आडू, माल्टा पहाड़ी, तोर गहत, कलाभट्ट, बिछुबती कपड़ा, नैनीताल मांगबत्ती, रंगोली, पिचोड़ा, चमोली रमन मुखौटे और किताई लकड़ी की नक्काशी। ये 18 जीआई उत्पाद प्राप्त हुए हैं एक दिन में। पहले कौन से 9 उत्पाद थे जिनको पहले प्राप्त हुआ? तो तेजपात, बासमती चावल, ऐपड़ कला, मुनस्यारी, सफ़ेद राजमा, रिंगाल शिल्प, थुलमा, भोटिया दान, चूड़ा, तेल और तांबे के उत्पादों को पहले ही जीआई टैग प्रमाण पत्र मिल चुका है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन जो 18 उत्पादों को मिला है एक बार उनको आप कहीं पे नोट कर लें, एक दो बार देख लेंगे तो आपको मोस्टली याद रहेगा। हो सकता है कि पूछ दे कि भाई कौन सा उत्पाद जो है इसमें उत्तराखंड को, जिसमें जीआई टैग नहीं मिला हुआ उत्तराखंड के, किस उत्पाद को। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अगला क्या है, केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण यानी रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी दी है। किसने? जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। कितने की योजना है? 1658.17 करोड़ रुपए की है। महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। पहले इनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था, अब इनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ने 6ठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भैया उत्तराखंड टॉप 5 स्टेट्स में आता है जो डिजास्टर से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। सबसे ज़्यादा यही अक्सर अखबारों में राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में इसलिए उत्तराखंड का नाम रहता है क्योंकि यहाँ डिजास्टर्स बहुत आते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स। तो मुख्यमंत्री ने 6ठे आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? देहरादून में। यहाँ की ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून की, वहाँ पर क्लेमेंटाउन में, वहाँ पर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है।
और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का भी विमोचन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब आगे है, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना सिलक्यारा। जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय आपको याद होगा कि उत्तराखंड की उत्तरकाशी की एक जो सिलक्यारा सुरंग थी, वहाँ पर 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए हमारी आर्मी किस तरह से जी जान एक करके उनको निकालने की कोशिश कर रही थी। अंततः 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उनको वापस निकाला भी गया। तो देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना सिलक्यारा। सिलक्यारा कहाँ पड़ता है ये सुरंग? ये पड़ती है, सिलक्यारा में एक सुरंग थी, ये पड़ती है उत्तरकाशी जिले में, तो याद रखिएगा, ये मैच करने के लिए दे सकता है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन। रुद्रपुर कहाँ है भैया? देखा था हमने, उधम सिंह नगर। आगे देखते हैं, प्रदेश की पहली साइबर सिटी रुद्रपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देगा। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है ये आ रहा है प्रश्न, ये आ रहा है। अब बाद में मुझे मत कहिएगा सर आपने पेपर आउट कर दिया। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, प्रश्न जरूर आएगा। टॉप अगर 500 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसमें जरूर है कि प्रदेश की पहली साइबर सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? भैया रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में। टाटा और इन्फोसिस जैसे औद्योगिक संगठन निवेश के लिए सहमत हो रहे हैं। इसके लिए याद रखिएगा, टाटा इन्फोसिस जो है मिलकर यहाँ पर रुद्रपुर में साइबर सिटी बनाएंगे उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर का रुद्रपुर से क्या संबंध है? वही जो किसी जिले और उसके हेडक्वार्टर का होता है, यानी उधम सिंह नगर का रुद्रपुर क्या हो गया? हेडक्वार्टर हो गया। आयुष विभाग ने 4000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति मिली है पुष्कर सिंह धामी को। यानी मुंबई रोड शो जो हुआ था वहां पे 30,200 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश आकर्षित करने में सफल हुए हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में केदारनाथ धाम शीर्ष पर है। याद रखिएगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की अगर बात आएगी तो केदारनाथ धाम को इस पर शीर्ष स्थान मिला है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा परियोजना के 5 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। याद रखिएगा, 5 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। किससे रिलेटेड? सौर ऊर्जा परियोजना। 30 अप्रैल 2024, ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा सौर ऊर्जा के। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या है? तो 30 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितनी है? 4971.94 वाट। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि इतनी ऊर्जा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतने हमारे डिवाइसेस उपकरण लगे हुए हैं जो इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति 13 अप्रैल 2023 को लागू की गई थी। तो ये भी पूछ देगा प्रश्न में कि 13 अप्रैल 2023 को क्या लागू किया था, या आपसे ये पूछ देगा 2023, 2022, 2024 प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति कब लागू की थी? 2023 में 13 अप्रैल को। अहमदाबाद में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। पुष्कर सिंह धामी फिर से गए और अच्छा खासा निवेश आकर्षित करने में हमारे मुख्यमंत्री सफल रहे। अगला क्या है? वंदना कटारिया 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। भैया हॉकी की प्लेयर है, ये फॉरवर्ड प्लेयर है, और ये 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। इनफैक्ट ये कहां की है? उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली वंदना। इन्होंने मौजूदा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जापान के खिलाफ मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। जापान के खिलाफ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, याद रखिएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक 4थे स्थान पर रहने में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। बहुत ज्यादा टैलेंटेड है भैया, इनके टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है, खतरनाक टैलेंटेड है, अत्यधिक प्रतिभावान है ये। क्यों? क्योंकि 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला है। रोशनाबाद की, हमारे उत्तराखंड की ये प्राइड है, हमारा गर्व है, और ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। और इसके साथ साथ इनकी इस अनन्य प्रतिभा को पुरस्कृत करते हुए हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने उन्हें 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया है। भैया कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी, सारी की सारी उपलब्धियां इन्होंने अर्जित कर ली। तो इस तरह से आपको याद रखना है, वंदना कटारिया इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
तो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अच्छा ठीक है। और उत्तराखंड में रोशनाबाद, ये अच्छा मैंने ये बताना आपको भूल ही गया कि रोशनाबाद एग्जैक्टली पड़ता कहाँ है। तो रोशनाबाद पड़ता है हरिद्वार जिले में, तो ये लिख लीजिए, कहीं याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार जिले की हैं भैया, मैदान है, हरिद्वार मैदानी इलाका है, तो वहाँ ऑब्वियसली हॉकी तो अच्छे से खेल पाएंगी, पहाड़ी तो नहीं कर पाती, तो इसलिए याद रखिएगा हरिद्वार जिले की हैं ये, इसको याद रखने का ये ट्रिक है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट बस नाम पूछ देगा कि फला फला में से कौन, किसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 300 मैच खेलने वाली महिला है, ये कौन सी है, तो ये आपको पूछ देगा। अगला है मुख्यमंत्री मुख्य मत्स्य संपदा योजना। 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत मछली पालकों को मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 5% की सब्सिडी इसमें दिया जाएगा मछली पालकों को, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। 5% की सब्सिडी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि 5 वर्ष की होगी, ये भी याद रख लीजिए। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि 5 वर्ष। इसमें 4000 लोगों को मछली पालन व्यवसाय से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, अब आइए रेस वॉकिंग में उत्तराखंड के सूरज पवार ने जीता स्वर्ण पदक। याद रखिएगा रेस वॉकिंग राष्ट्रीय खेलों में, ये राष्ट्रीय स्तर के खेलों में रेस वॉकिंग में उत्तराखंड के सूरज पवार ने जीता स्वर्ण पदक। कहाँ पर? गोवा में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के सूरज पवार ने एथलेटिक्स में 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में राज्य के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। सतर्कता सप्ताह 30 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्कता सप्ताह के हिस्से के रूप में भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये थीम पूछ देगा, इसको याद रख लीजिएगा बस। सतर्कता सप्ताह की थीम क्या थी? भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। दुबई में 5450 करोड़ के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किए अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने, ठीक है। तो दुबई में 5450 करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पर हस्ताक्षर किए? दुबई, यानी एक तरह से UAE में जाके ये चीज़ हुई। उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए, बोल लीजिए, याद हो जाएगा हमेशा। सृष्टि लखेरा इनका नाम है। इनको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एक था गांव इनकी फिल्म का नाम था। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, ठीक है। चलिए ये सब भूल जाइए। आते मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में हुई है, इंपॉर्टेंट है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में 7 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। मध्य क्षेत्रीय अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। और कौन कौन इसमें शामिल हुए? योगी बाबा, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं तो इसी प्रदेश के, उत्तराखंड के ही, वो भी आए थे यहाँ पर। और ये बैठक हुई कहाँ थी? नरेंद्र नगर में, नरेंद्र नगर उत्तराखंड में ये बैठक आयोजित की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। अब आप सभी को पता ही होगा कि नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है, हमारे उत्तराखंड के किस जिले में? टिहरी गढ़वाल में। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल, सशरीर तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शिरकत की है, ठीक है। तो याद रखिएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 बैठकें और स्थायी समितियों की 14 बैठकें आयोजित की गई हैं। छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप ये लॉन्च किया है उत्तराखंड महोत्सव 2023 कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? इसको लिख लीजिए, आ सकता है, देहरादून में हुई थी। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान FRI। ओ माय गॉड, क्या सुंदर जगह है देहरादून। कभी आए और FRI आपने नहीं देखी, 20s की जो आर्किटेक्चर था वो आपने नहीं देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा। तो देहरादून का जो FRI है उसको याद रखिएगा। यहाँ पर 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई 7-8 अक्टूबर 2023 को। बस काम हो जाता, खत्म।
समग्र, अच्छा उत्तराखंड, आप एफआरआई में कभी जाके देखें, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, रोमन जो उसका आर्किटेक्चर है वो एग्जैक्टली वो शुरुआत में स्कूल के तौर पर बनाया गया था उसको। वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे, सोचिए इतनी सुंदर बिल्डिंग उस समय बच्चों के पढ़ने के लिए भी बनाई जाती थी। तो एफआरआई में, देहरादून की एफआरआई में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी अक्टूबर 2023 में, याद रखिएगा। समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप, इसको याद रखिएगा, समग्र शिक्षा उत्तराखंड और स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जो ग्रुप है स्विस एजुकेशन ग्रुप और समग्र शिक्षा उत्तराखंड के बीच हस्ताक्षर हुआ है समझौते पर, समझौता ज्ञापन पर। किस लिए हुआ है? छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में सहायता करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिल्ली रोड शो में 19,385 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनी। भैया आई एम नॉट श्योर, ये जो अलग अलग रोड शो हैं, आप एक बार इनको कहीं नोट कर लीजिए, कहाँ पर कितने रुपए की निवेश की इन्होंने समझौता किया या सहमति बनी। आप इसको कहीं एक लिस्ट बना लीजिएगा। क्या पता है एकदम ही एग्जामिनर का दिमाग फिर जाए तो इस तरह का एकदम ऊटपटांग सा सवाल बना दे। हमें तैयार रहना है हर तरह के सवाल के लिए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा कि बॉम्बे रोड शो में कितना मिला, दिल्ली रोड शो में कितना मिला, इस तरह से यूएई में कितने का इन्होंने हस्ताक्षर किया है, दुबई में। तो ये 3-4 लिस्ट आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ही दे। हालांकि संभावना बहुत कम है, एकदम किस्मत जैसे ऊँट पे चढ़ के बैठे हो कुत्ता काट ले टाइप से कोई किस्मत अगर हो जाएगी तो फिर ये पूछ भी सकता है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप जो बजट है उत्तराखंड वाला, उसमें अलग अलग क्षेत्रों, युवा, गरीब, महिला और कृषि वाले में कितने कितने रुपए का एलोकेशन हुआ है, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। उसमें पक्का सवाल पूछना ही पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। JSW एनर्जी अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट क्षमता की 2 पंप भंडारण परियोजनाएं। इतना पढ़ते पढ़ते ना जुबान जो है वो टेढ़ी होती जा रही है, एकदम टंग ट्विस्टर हो जा रहा है मेरे नॉर्मल वर्ड भी। तो JSW एनर्जी अल्मोड़ा में 1500 मेगावाट क्षमता की 2 पंप भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने में 15,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे अगले 5 से 6 वर्षों के बीच विकसित किया जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव के 2023 कहाँ पर हुआ था भैया? याद रखिएगा, देहरादून में। देहरादून में ये सारी बढ़िया चीज़ें देहरादून में इस समय हुई हैं और हो रही हैं, चाहे राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव हो। मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम यानी मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहां पर? मसूरी। मसूरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? याद रखिए, देहरादून में पड़ता है मसूरी। मसूरी विरासत केंद्र, इसके अलावा मसूरी विरासत केंद्र को वर्ष 2013 में खोला गया था। मसूरी विरासत केंद्र, तो अगर मैच करने को दे दे मसूरी विरासत केंद्र किस ईयर में खोला गया, तो आप डालेंगे वर्ष 2013 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इस केंद्र के माध्यम से मसूरी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं उत्तराखंड में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय। 4 नए सैनिक स्कूल उत्तराखंड में खोले जाएंगे। कैन यू बिलीव इट? पहले सिर्फ घोड़ाखाल सैनिक स्कूल हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन अब नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कहां पर? पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत में। चंपावत किसकी जन्मस्थली है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली चंपावत। यानी पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत, ये 5 जगह भैया नोट कर लो, कहीं अलग से नोट कर लो। पौड़ी, पाटीसैण, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत, ठीक है। ये 4 जगह आपको नोट। तो भैया ये 5 आपको याद रखने हैं और सबका ये दे ही रखा है कौन कौन सा जिला है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जिला हम लोग देख लें, दिया तो है, मैं सारा सबका जिला डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। पौड़ी गढ़वाल दिया है, उधम सिंह नगर दिया है, देहरादून और चंपावत, ये 4 दिए हुए हैं। पाटीसैण पूछ, अगर आपको नहीं पता हो तो पाटीसैण आपका पड़ता है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। तो पौड़ी एक जैसा लग रहा है। अच्छा, इसमें दिया हुआ पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत, 4 नए स्कूल, सॉरी ये दिया हुआ ऑब्वियसली। पौड़ी गढ़वाल हमने ध्यान नहीं दिया। पाटीसैण जो है वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, इसको यहाँ पर इनको ब्रैकेट में कर देना चाहिए था। तो पाटीसैण, पौड़ी गढ़वाल के पाटीसैण, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत, ये 4 जिले हैं जहाँ पर 4 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। और पहले से एक सैनिक स्कूल कहाँ पर है? वो नैनीताल के घोड़ाखाल में है।
देखिए दिया ज्ञातव्य है कि राज्य में एकमात्र सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है। ये स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय इसका संचालन करता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने बचपन में यहाँ का या तो एंट्रेंस दिया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा या जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों में पिथौरागढ़ का सरमोली चयनित किया गया है। यानी देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की अगर लिस्ट देखी जाए तो पिथौरागढ़ का सरमोली भी उसमें आता है। पिथौरागढ़ का सरमौली, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट, टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट्स में। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में चंपावत और पिथौरागढ़ जिले शामिल किए गए। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को शामिल किया गया है। इस सरकार की इस योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इन क्षेत्रों का विकास करना उद्देश्य है।